हम सभी लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कई सारी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। और जैसे कि शादी में कितना कैश के रूप में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या घर में कितना कैश रख सकते हैं, या प्रॉपर्टी को सेल और परचेज करते समय कैश ट्रांजैक्शन के रूप में कितना यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट्स होती हैं एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन और इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। अगर आप जो है इन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो आपको हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि घर में कितना कैश रख सकते हैं। नंबर 2, बैंक अकाउंट में कैश के रूप में विड्रॉल और डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। नंबर 3, मैरिज में हस्बैंड वाइफ अपने रिलेटिव और पेरेंट से कितना कैश ले सकते हैं। नंबर 4, प्रॉपर्टी को सेल और परचेज करते समय कैश ट्रांजैक्शन के रूप में कितना आप यूज कर सकते हैं एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन और इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, जो घर में आप कितना कैश के रूप में जो है आप रख सकते हैं पैसे को, तो आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि घर में आप कितना भी पैसा रख सकते हैं, कितना भी कैश के रूप में रख सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन बशर्ते शर्त एक ही है कि जितना भी पैसा आप घर में रखते हैं उसका आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर वो आपने अकाउंट से निकाला है तो अकाउंट के पासबुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए या स्लिप होनी चाहिए, और अगर आपने वो पैसा बिजनेस से निकाला है तो उसकी भी एक वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, पैसा चाहे कितना भी हो कैश का, लेकिन उसका वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं होता है तो आपके पास जो कैश पैसा पाया गया है उसके ऊपर आपको एक हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। वो है 137% यानी 137% पेनल्टी आपको पे करनी होगी अगर आप उस कैश पैसे को जो आपने घर में रखा है और वो मिलता है तो आपको जो है उस पर 137% देना होगा। यानी जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 37% एडिशनल आपको पेनल्टी के रूप में और पे करना पड़ेगा। नंबर 2, जो बैंक अकाउंट है उसमें कैश ट्रांजैक्शन विड्रॉल या डिपॉजिट के रूप में कितना कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप एनुअली 10 लाख तक उसमें जमा कर सकते हैं कैश, और अगर 10 लाख से ऊपर होता है कैश डिपॉजिट तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, उसका वैलिड रीजन बताना होगा, यानी AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न दाखिल करना होगा बैंक में, नहीं तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे। अगर आपका जो है करंट अकाउंट होता है तो उसमें ये लिमिट जो है एनुअली 50 लाख है। अगर 50 लाख से ऊपर होता है तो आपको AIR करना होगा, यानी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न बैंक को देना होगा कि पैसा मेरा यहाँ से आया है। और अगर हम डेली ट्रांजैक्शन की बात करें बैंक अकाउंट में, तो अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो डेली के रूप में आप जो है 50,000 से कम डिपॉजिट करते हैं एक दिन में, तो आपको कोई भी जो है उसका प्रूफ या वो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 50,000 से ज़्यादा जैसे ही होता है तो आपको अपना पैन कार्ड उसके साथ देना होगा, वो अनिवार्य है यानी मैंडेटरी है। नंबर 2, अगर यही चीज़ हम करंट अकाउंट के बारे में बात करें कि आप एक दिन में कितना पैसा उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसकी लिमिट है जो है 20 लाख। अगर 20 लाख से ज़्यादा होता है एक दिन में तो उस पर TDS काटा जाएगा, यानी कंपलसरी आपको उस पर TDS देना होगा। ये मैं डेली की लिमिट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। नंबर 3 जो है मैरिज में जो है हस्बैंड वाइफ
जिनकी मैरिज हो रही है वो अपने रिलेटिव और पेरेंट्स से कितना कैश के रूप में, गिफ्ट के रूप में कैश ले सकते हैं। तो इसके लिए जो इनकम टैक्स का जो डेफिनेशन है रिलेटिव्स का, उसमें जो मैच करते हैं रिलेटिव्स, अगर उनसे लेते हैं तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। और उस लिस्ट के अदर देन कोई भी फ्रेंड है जो उनकी उस डेफिनेशन में फिक्स नहीं होता है या उस लिस्ट में नहीं है, तो आपको अगर वो 50,000 रुपये तक कैश देता है गिफ्ट के रूप में तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं कि शादी में कितना जो पैसा है कैश ट्रांजैक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं आप। तो आइडियली इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स रूल 269 ST में ये कहा जाता है कि 2 लाख तक जो कैश ट्रांजैक्शन है आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैश के रूप में अगर 2 लाख से ज़्यादा शादी में यूज करते हैं तो उसके लिए आपको वैलिड जस्टिफिकेशन देना होगा। नंबर 4, आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तो उसमें कितना कैश ट्रांजैक्शन के रूप में आप यूज कर सकते हैं, यानी ले या दे सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते समय। तो इसके लिए जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज होती है तो उसकी रजिस्ट्री होती है डीएलसी रेट पर, जिसे गवर्नमेंट फिक्स करती है। डीएलसी रेट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट, जिसे गवर्नमेंट फिक्स करती है, उस पर उसको रजिस्टर किया जाता है। और उसी अगर आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर रहे हैं उसके लिए जो इनकम टैक्स रूल है 269 SS वो कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते समय 20,000 तक कैश यूज करते हैं लेन देन में तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं है। अगर आपने लेन देन में 20,000 से ज़्यादा कैश का यूज किया या लिया या दिया तो आप पर 100% पेनल्टी चार्ज होगी। यानी कि प्रॉपर्टी अगर आपकी 50 लाख की है डीएलसी रेट के अनुसार तो आपको 50 लाख पेनल्टी देनी होगी एज पर दी नॉर्म्स। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे इसे शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू।